हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन सीरीज़ में हम लोग समझ रहे हैं कि पीएसआई और ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है। तो यूनिट 14 तक हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ समझ चुके हैं। यूनिट 15 है ये। एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप जिस भी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो, एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी उसमें कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी यूपीएससी ने आज तक पूछा हुआ है वो आपके नोट से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे तो फिर उस कोचिंग का या उस नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसे नोट्स चाहिए जो आपके क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सॉल्व करें, क्योंकि वही बेयर मिनिमम है। इन दी एंड हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि टॉपिक क्या है, जो सिलेबस में क्या टॉपिक लिखा है। तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिलेबस डाउनलोड करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट से अगर आप देखोगे तो गलत सिलेबस दिया होता है। तो इसलिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये डाउनलोड कर लेना। और जैसे अभी यूनिट 15 हम पढ़ रहे हैं, तो ये 15 बेसिकली वो है पेपर 1 एंड सेक्शन बी का। तो यूनिट 5 बनता है पेपर 1 सेक्शन बी, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में ही पूछ लिया फॉर एग्जांपल, है ना, या फिर पंचायती राज के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया, या म्यूनसिपल गवर्नमेंट के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है, फिर पंचायती राज क्या है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट क्या है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, और ग्रास रूट मूवमेंट क्या है। तो ये एज टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, बट सबसे पहले तो आप इनके बारे में ही प्रिपेयर करोगे। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अब पंचायती राज तो यहाँ पर लिखा है, बट पंचायती राज में से और क्या क्या पूछा जाएगा वो कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएगी कि पंचायती राज में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिमिटेशंस बताई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, कि इस सिंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में कुछ लिमिटेशन ज़रूर हैं, बट फिर भी इसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया। 2021 का ये क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी रीसेंट क्वेश्चन है। इससे आपको वेटेज भी समझ में आ जाएगी कि 2021 में भी क्वेश्चन आया था, 2019 में भी, 18 में भी, है ना। तो उससे आपको ये पता लग रहा है कि वेटेज अच्छा खासा है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप इस टॉपिक को तो छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, लगातार में इनफैक्ट 2018 में 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ लिए हैं, 2015, 14, 13, 2007 में भी पूछा हुआ है। फिर सिग्निफिकेंस से पूछा है 2022 में, अभी बहुत रीसेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछ लिए हैं। तो यूनिट 10 लोग कहते हैं कि यूनिट 10 थिंकर्स वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 से 2 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक इस टॉपिक में से बता दिए, अदरवाइज आप पूरा देखोगे तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें अब करंट अफेयर्स सेक्शन भी ऐड होता है, जो कि जब भी लेक्चर्स मैं पढ़ाती हूँ तो उसमें साथ साथ आपको बताती रहती हूँ। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें जो भी यूनिट्स हैं, जैसे ये वाली पर्टिकुलर यूनिट रहेगी जिसमें आपको करंट अफेयर्स थोड़ा सा ऐड करने की नीड पड़ेगी, तो मैं आपको यूनिट बाय यूनिट बता दूंगी वो चीज़ें भी जहाँ जहाँ आपको करंट अफेयर्स ऐड करने की नीड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईआर के टॉपिक्स हैं, उसमें करंट अफेयर्स ऐड करने की नीड पड़ती है, बट सारे टॉपिक्स में नहीं पड़ती है, कुछ ही टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया यूक्रेन वॉर वाला टॉपिक चला था, तो अभी ये वाला जो टॉपिक है वो ऐसा नहीं है कि न्यू क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, दोबारा से रिपीट किया था ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रेपिटेटिव था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस वजह से आपको ये सारे टॉपिक्स सबसे पहले तो प्रिपेयर करके जाने हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपको दूसरी चीज़ करनी होगी, आप जो भी बुक्स वगैरह रेफ़र करते हो, जो भी पर्टिकुलर यूनिट बाय यूनिट मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से आप ये टॉपिक्स ले सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपको इन बुक्स से वो टॉपिक्स भी पता लग जाएंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पंचायती राज है, अब पंचायती राज के अंदर और क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें से यूपीएससी प्रोबेबल क्वेश्चन जिसमें से आ सकता है, कि अभी तक तो नहीं पूछा पर पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको कोई बुक रेफ़र करने की नीड पड़ेगी जो कि आपको पंचायती राज के सारे थीम्स बता दे उसके अंडर की, कि ये सारे सब हेडिंग्स हैं पंचायती राज में, ये हमें पढ़ने हैं, या म्यूनसिपल गवर्नमेंट में ये सारे सब हेडिंग्स हैं वो पढ़ने हैं, वो आपको यहाँ से पता लगेगी। ऑल्दो यहाँ पर मैंने बुक्स वगैरह बताई हैं, बट स्टिल ये सारी चीज़ जो है काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाती है। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा है, मैंने ऑनेस्टली बाहर से नोट्स परचेज़ किए थे सबसे पहले और ट्राई किया था सॉल्व करने का, बट वो हो ही नहीं पाया। सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने जो नोट्स परचेज़ किए थे उसमें मैंने ये देखा था कि क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो रहे। 2-3 रैंडम क्वेश्चंस मुझे दिख जा रहे थे, बट
मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लग रहे थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे आजकल यूपीएससी का ट्रेंड है कि एटलीस्ट आपको 40 ईयर्स के करके जाने पड़ेंगे, 5-10 साल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी आजकल इनफैक्ट प्री में भी यही किया है, मेंस में भी यही करता है, जीएस के सब्जेक्ट्स में एंड ऑप्शनल में भी यूपीएससी बहुत पुराने क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। मतलब 40 ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, 1980s के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो उतना पुराने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत लेटेस्ट करके तो जाने ही पड़ेंगे, बट पुराने करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर तो वही रिपीट हुए हैं। यहाँ से आप बुक्स देख लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैंने आपको सारी बुक्स बताई दी हैं इस पूरी यूनिट के लिए। एम जॉन की किताब है यहाँ पर, ये बेसिकली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में वॉल्यूम 42 है ये। तो आप अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आपके किसी फ्रेंड के पास सब्सक्रिप्शन है, वो आप ले सकते हो। पेज नंबर यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। इसमें विमेन इन पावर, जेंडर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स ऑफ लोकल अर्बन गवर्नेंस, ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना विमेन वाला, ये काफ़ी बार रिपीट किया है यूपीएससी ने और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट वगैरह इसमें, ठीक है। फिर सुधा पाई एंड अविनाश कुमार की एक किताब है, बहुत ही अच्छी है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, पंचायती राज एंड म्यूनसिपल गवर्नमेंट। देखो आंसर्स आपको ये ट्राई करने हैं कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज आप यूज़ करो सो दैट आपके आंसर्स अच्छे हों। और एंड्रयू हेवुड, ओपी गौबा पूरी दुनिया पढ़ रही है और उसमें से पूरी सारी आपका पूरा पेपर तो उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। वो बेसिक बुक के लिए बहुत बढ़िया है, आप उसमें से एडिशन कर सकते हो कुछ थिंकर्स के लिए, ठीक है, बट आप पूरा यूनिट नहीं, ये पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको बियॉन्ड मूव करना पड़ेगा और अपने आंसर्स को थोड़ा सा दूसरों से हटके और इनहांस करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आप ये बुक्स रेफ़र कर सकते हो। अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो हमने ऑलरेडी ये सब रेफ़र करके ही बनाया है, सारे नोट्स एंड सारे यूनिट्स ऐसे ही प्रिपेयर किए हैं, तो वो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग द कोर्स, वो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। कोर्सेज़ में आप जाओगे, ऑप्शनल कोर्सेज़ में आप जाना है यहाँ पर, तो ऑप्शनल में पीएसआई और ऑप्शनल का कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी आपको चाहिए इसमें से वो आप देख सकते हो। एक चीज़ और है, जैसे आप फॉर एग्जांपल पीएसआई और ऑप्शनल कोर्स पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर डेमो कंटेंट में ये 40 ईयर्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है वो आपको डाउनलोड करनी है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप ये परचेज़ करो या फिर ना करो, आपको 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा के जाने ही पड़ेंगे, उसमें इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस इतने तरीके से रिपीट हो रहे हैं कि बिना प्रीवियस ईयर करे कोई फ़ायदा होगा नहीं। फिर दूसरी चीज़ है, यहाँ पर मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा बता दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सो दैट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इससे सॉल्व होने चाहिए। फॉर एग्जांपल पंचायती राज है, उसका इंट्रोडक्शन दोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओगे और इसमें एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बताओगे। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप वो चीज़ और एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करोगे। फिर स्ट्रक्चर बताओगे कि 3 टियर स्ट्रक्चर में है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक्सप्लेन करोगे। पीसा एक्ट 1996 का एक्ट है, ये एक्सप्लेन करोगे। ये ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इन दोनों ही पर्टिकुलर टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इस पे पूछा हुआ है ज़रूर, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और पंचायती राज आप जब भी पढ़ोगे ये एक्ट्स वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस में जाना पड़ेगा। पावर्स बताओगे, फंक्शंस बताओगे, पंचायती राज के बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। फिर एप्लीकेशन या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आप बताओगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली वो हो गए, जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि एप्लीकेशन का क्या मतलब हो गया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब कि यूपीएससी जैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करके पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लिया और बता दिया, बोल दिया कि आज के एरा में आप आज की गवर्नेंस पे उसको कैसे रिलेट करोगे, मतलब कि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के साथ अगर उसको बताया है। जैसे कि अभी न्यू पंचायती राज है, तो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आज के टाइम में विमेन का पार्टिसिपेशन रूरल लोकल बॉडीज़ पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आजकल विमेन क्या कर रही हैं। तो आप जैसे ही कोई भी टॉपिक का आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के साथ उसको रिलेट कर जाते हो, तो वो चीज़ आपकी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन चलते आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो एक तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या पर्टिकुलर चीज़ का डिक्लाइन कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो यूपीएससी पूछता है। फिर थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप डालोगे, चैलेंजेस बताओगे। चैलेंजेस में आप एक चीज़ पर बात करोगे कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन के बीच की डिस्पैरिटी, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ से बहुत इजीली सॉल्व होंगे और जो भी प्रॉबेबल क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। फिर आप रोड अहेड या वे फॉरवर्ड में बताओगे और गुड गवर्नेंस की तरफ कैसे जा सकती है ये चीज़, ये सारी चीज़ें आप बताओगे,
ठीक है। आपको ग्रास रूट डेमोक्रेसी का भी मैं बता देती हूँ स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड बताओगे, उसके की प्रिंसिपल्स बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स या फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस से आप एक्सप्लेन करोगे, इसको क्रिटिसाइज करके इसको कंक्लूड कर दोगे। अब हम थोड़ा सा इसका देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे हुए थे, ठीक है, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है एज अ टॉपिक, ठीक है, बट इसके जो सब टॉपिक्स हैं जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनफैक्ट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट से एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से लिंक करके पूछा था, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में से तो खूब सारे क्वेश्चन आए, भर भर के क्वेश्चन आए। जैसे 2021 का क्वेश्चन आया कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 2019 में आया था कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ नॉट बीन मैच्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं ये, बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बट हल्का सा लैंग्वेज चेंज हुई है। 2018 में न्यू पंचायती राज इज़ एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर विमेन एम्पावरमेंट। अब इसको विमेन एम्पावरमेंट, न्यू पंचायती राज, इन दोनों को लिंक करके बताया था। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन चला गया आपका। फिर पीसा एक्ट जो कि हमने बताया अभी, तो आप ये देखोगे क्वेश्चंस को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया अभी, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपके ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप ये इंश्योर रह सकते हो कि पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में लेक्चर्स पढ़ाते हुए बताती रहती हूँ, तो वो चीज़ भी कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपकी होगी जो भी प्रॉबेबल क्वेश्चंस है, वो सिंस हमने अच्छे मटेरियल्स यूज़ किए हैं, बुक्स यूज़ किए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, वो अगर आप यूज़ करोगे तो प्रॉबेबल क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर पूरा बनाया ही वैसे गया है, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप कोई और कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लगता है कि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे पर पैसे बहुत लग गए हैं, तो आप एक काम करोगे, वो नोट्स खोलो, जो भी नोट्स हैं मार्केट से जो भी आप लेके आए हो। तो फॉर एग्जांपल आपने पंचायती राज देखा और आपने देखा यहाँ पर तो पंचायती राज के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, बट यहाँ पर न्यू पंचायती राज एक्सप्लेन नहीं है फॉर एग्जांपल, या फिर इसमें विमेन एम्पावरमेंट का कुछ एक्सप्लेन नहीं है, या क्योंकि विमेन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 2018 का विमेन एम्पावरमेंट पर क्वेश्चन आया हुआ है। देन 2014 का क्वेश्चन देखो आप कि पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इम्पैक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ रूरल लोकल बॉडीज़ इन इंडिया, है ना। आगे भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में भी। जैसे फॉर एग्जांपल 2017 का ये क्वेश्चन है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर्ड विमेन इन पंचायत इन इंडिया, डिस्कस। 2020 का भी क्वेश्चन आया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हांस विमेन एम्पावरमेंट। तो ये क्या, विमेन एम्पावरमेंट पे इतने सारे क्वेश्चंस अभी रिसेंट टाइम्स में पूछे गए हैं कि ये चीज़ आप छोड़ के नहीं जाओगे। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आप देखते हो कि विमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चंस यहाँ से इन नोट्स से सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप क्या करोगे, अपना एक अलग से रजिस्टर बनाओ, यहाँ पर लिखो *1 और यूनिट का नाम लिख लेना, यूनिट, जैसे लिखो यहाँ पर यूनिट 15 के अंदर यहाँ पर स्टार लगाओ और लिखो पंचायत्स वाले टॉपिक में से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर *1 करके लिख लेना। और यहाँ पर भी जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर नहीं है, पंचायत का टॉपिक चल रहा है, *1 कर लेना, ठीक है। नंबरिंग करते जाना। फिर पंचायत के अंडर आप लिखना कि विमेन एम्पावरमेंट टॉपिक, और इसको आप आंसर अपना बना लेना, ठीक है। जो बुक्स मैंने बताई वो बुक्स रेफ़र कर लेना, उससे आपका बहुत ही बढ़िया आंसर बनेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए जिनसे मेरी बात हुई है या फिर जो लोग कॉल करते हैं, तो उनके जिनसे मैं बात नहीं भी कर पाई हूँ, उनको भी मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी ये नोट्स आपके पास है तो वो सिनॉप्सिस आईएएस एक वन स्टॉप सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करता है। बट अगर आपने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है, अगर आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये बुकलेट उठानी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आप ये ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट उठाओगे, उसके सारे क्वेश्चन एक एक करके लगा जाओगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ मैं आपको रैंडम टेस्ट सीरीज़ करने को कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठा के रैंडमली उसको लगाते रहो। PSIR ऑप्शनल की ही अगर आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो सिनॉप्सिस में, तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड टेस्ट सीरीज़ बनाई है, तो वो चीज़ को अगर आप लगा के देखोगे तो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और उस चीज़ में हर एक क्वेश्चन में आपको कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस या फिर आप एग्जाम्पल्स या फिर केस स्टडीज़
और करंट अफेयर्स, जो कि कुछ यूनिट्स में जाएंगे, करंट अफेयर्स सारी यूनिट्स में जाएंगे भी नहीं, ये सारी चीज़ें आप लगा के देखोगे, ठीक है। जैसे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे रादर देन करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स कुछ हद तक आएंगे, जैसे आपके थिंकर्स वगैरह हैं, उसमें तो करंट अफेयर्स की इतनी नीड भी नहीं थी, ठीक है। बट ये वाला जो टॉपिक है इसमें आप करंट अफेयर्स ऐड करोगे, पॉलिटी के टॉपिक्स में तो ऐड होंगे ही डेफिनेटली, ठीक है। तो जिन लोगों को भी रैंक इम्प्रूवमेंट चाहिए कि ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। एंड इन फैक्ट ये जो भी आप टेस्ट कर रहे हो उसको भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड आप टेस्ट लगा कर देखो, उसके अंदर रेलेवेंस आज की ऐड करो, तो आपका क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लगने लगेंगे और इट विल फेच यू मोर मार्क्स, ओके। देन 2013 का क्वेश्चन है जिसमें चेंजिंग स्ट्रक्चर्स पूछा गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में आप बताओगे, उसका चेंजिंग स्ट्रक्चर क्या है विद स्पेशल रेफरेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 2007 का क्वेश्चन था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन शुड डेवलप अ न्यू रिलेशनशिप फॉर अचीविंग द गोल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये तो हमने रोड अहेड में गुड गवर्नेंस वाला पॉइंट पढ़ा ही था। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लोगे कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, इस स्ट्रक्चर के बाहर से कुछ भी नहीं है, पूरा आपके सारे 40 साल के क्वेश्चन इस टॉपिक में से जितने भी आए हैं वो इस स्ट्रक्चर से आपके पूरे पूरे सॉल्व हो जाएंगे, ओके। और इतने ही क्वेश्चंस आए हैं, क्या इतने क्वेश्चंस नहीं करके जा सकते आप, और रिपीट हो रहे हैं आधे से ज़्यादा। तो फिर सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है। और हाँ, जो भी नोट्स ऐसे देते हैं ना मार्केट में, जो पूरा पूरा बंडल आपको पकड़ा रहे हैं, उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली अगर जो भी लोग लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, सबके नाम लेने होते हैं, सब वो बातें बनानी होती है, वो सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड कर पाओ तो कर देना। और डिक्टेशन वाली क्लासेस अगर आप अवॉइड कर पाओ तो बहुत टाइम बच जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में दिक्कत ये हो जाती है कि फैकल्टी सारी एक एक वर्ड डिक्टेट कर रही होती है एंड आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अभी जैसे अभी प्री हो गया है, अभी 2 महीने का आपके पास मुश्किल से टाइम है, उसमें भी आप ये मान के चलो आपके पास 1 ही महीने का टाइम बचा है, 1-1.5 महीने का। तो ऑप्शनल की तैयारी तो आपको अभी से करनी पड़ेगी। 1 महीने का इसलिए क्योंकि आप बाकी टाइम अपना रिवीजन को भी तो दोगे, आप पढ़ तो नहीं 1 महीने में 40 यूनिट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने पहले से किया हुआ है तो ईजी है। PSIR ऑप्शनल आप ऑप्ट क्यों कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक तो एक सेक्शन पूरा आपका IR का है तो वो GS से मैच हो जाएगा, दूसरा सेक्शन आपका पूरा पॉलिटी से है तो वो चीज़ भी आपकी मैच हो जाएगी। तो ये चीज़ तो आपको करके, ये वाले चीज़ तो बाइबल है PSIR के लिए, वो आपको करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। 2022 में जैसे सिग्निफिकेंस पर क्वेश्चन आया था कि फीचर्स बताने थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, और कैसे ये चीज़ गोल ऑफ एम्पावरमेंट अचीव कर लेगा ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले फीचर्स बताओगे और इसका इम्पैक्ट बताओगे और कैसे ये चीज़ अचीव कर सकता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके अंडर ये क्वेश्चन आना चाहिए, उस सब हेडिंग के क्वेश्चन अंडर। फिर 2022 में एक और क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से कि पंचायत विद ग्राम सभा शुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड as to identify the resources locally available for the development in agriculture and industrial sector। तो इस स्टेटमेंट को ग्राम सभा के कंटेक्स्ट में एग्जामिन करना है। ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट ना हो, जिसको कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस से या कुछ अलग से ऐड करके ऐसा दिया हो किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके, जिसमें आपकी एग्जांपल्स और केस स्टडीज़ की डिमांड आ जाए, वो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। आई होप अभी जिन लोगों को वो क्लियर नहीं था अभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन पूछा था यही विमेन एम्पावरमेंट पर, ठीक है। 2017 का भी विमेन एम्पावरमेंट मैंने आपको बताई दिया है। 2006 का क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इम्पैक्ट में आएगा, यहाँ पर आप फीचर्स लिखोगे और ये जो इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स और ऐड करोगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन का 2006 के क्वेश्चन का भी आंसर आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 2005 का क्वेश्चन था 73rd अमेंडमेंट एक्ट का ही कि ग्राम सभा का क्या रोल है इसमें, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। अगेन 2002 का क्वेश्चन आया है कॉमन यूनिक फीचर्स बताने हैं, अगेन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के। यहाँ पर क्या बोला है, यूनिक फीचर्स बताने हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। यहाँ पर क्या बोला है, कॉमन और यूनिक फीचर्स बताने हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के। तो यहाँ पर 2 लेवल पे आपका पूछा गया है, बस यही एक
इकलौता क्वेश्चन है जिसने इसके बारे में बात की है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन पूरा 73rd अमेंडमेंट एक्ट से भरे हुए हैं। एंड यहाँ पर एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐड किया हुआ है कि क्या आपको लगता है कि ये सारे अमेंडमेंट्स ने जेंडर, सोशल जस्टिस जैसी चीज़ों पे अचीव करने में कंट्रीब्यूट किया है ग्रास रूट लेवल पर। अब देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो ये एक क्वेश्चन है ही नहीं। पहली चीज़, सबसे पहले आपको ये बताना होगा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कॉमन फीचर्स क्या हैं। आप बताओगे कॉमन फीचर्स क्या हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, अब यूनिक फीचर्स आप बताओ, इनके अलग अलग इनके क्या फीचर्स होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आप बताओगे कि जेंडर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सोशल जस्टिस के अचीव करने में क्या ये हेल्प कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आप डील करोगे, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स में ये क्वेश्चन बना के आपका पूरा आंसर बनेगा। तो ये आंसर ही इन इटसेल्फ कंप्राइजेज ऑफ 5 क्वेश्चंस। अब ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको किस तरीके से डील करने, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में चला जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है डिस्पाइट बीइंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉमन फीचर्स बताओगे, यूनिक फीचर्स बताओगे जेंडर के बारे में कि जेंडर में कैसे कंट्रीब्यूट किया, सोशल जस्टिस में कैसे कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और ये अमेंडमेंट्स कैसे और कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे आप, उसका बैकग्राउंड बताओगे, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट रखना आंसर को। जब भी आप इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज़ का क्वेश्चन का स्टार्ट करते हो, इंट्रोडक्शन 2 लाइन का दो। अगर उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछा हुआ है ज़्यादा, जैसे कि 2006 वाला क्वेश्चन है जिसमें इसी टॉपिक के बारे में पूछा हुआ है, तो आप इस पर ज़्यादा जोर डालोगे कि इंट्रोडक्शन 2 लाइन में देके फिर कंसेप्ट को थोड़ा सा और इवैल्यूएट कर दिया। इम्पैक्ट के ऊपर आप बात करोगे, पूरा इम्पैक्ट बेसिस पे ये क्वेश्चन चला जाएगा। ट्राई करो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पर आंसर करो। पर जस्ट इन केस अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो अगर नया क्वेश्चन कोई पूछ लिया तो वो सभी के लिए नया है। रादर देन आप वो एक क्वेश्चन जो नया आ जाएगा उस पर फोकस करो, बाकी के 99% अपनी तैयारी रखो बढ़िया, उस पर आप फोकस करोगे तो बेटर रिजल्ट आएगा आपका। फिर ग्रास रूट मूवमेंट्स हैं, उस पर क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन था, गोल ऑफ गुड गवर्नेंस तभी अचीव हो सकता है अगर ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो जाए। फिर 2007 का क्वेश्चन है कि कैसे ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने रूरल डेवलपमेंट के प्रोसेस को और ज़्यादा बेटर किया है, एक्सेलरेट किया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद। अब इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, बस ये लास्ट है। अच्छा, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का अगर आपको पढ़ना है तो इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताओगे कैसे हुआ था म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का, स्ट्रक्चर बताओगे, पावर्स फंक्शंस बताओगे, इसकी पब्लिक सर्विसेज यूटिलिटीज़ बताओगे, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के बारे में, सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इंट्रैक्शंस क्या रहे हैं इसके अदर गवर्नमेंट लेवल्स पर, चैलेंजेस, इशूज़, इनोवेशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन म्यूनिसिपल गवर्नेंस, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें। और देन कंक्लूड कर दोगे। ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती हैं, बुक्स रेफर करके पता लगती है कि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाएगा, ये सारा आपको प्रिपेयर करना है, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा अगर नया क्वेश्चन आ भी गया तो। ओके, तो इसी वजह से ये होलसम तैयारी आपकी हो जाएगी इससे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में। फिर सिग्निफिकेंस जो हमने बात की थी, जो कि सिलेबस का ही एक टॉपिक है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इंट्रोडक्शन आप दोगे, कैसे डेवोल्यूशन हुआ है पावर का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में, रोल ऑफ पंचायत और ग्राम सभाज क्या है, इससे आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक 2006 का क्वेश्चन था, है ना, और एक और क्वेश्चन आया था ग्राम सभा का, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो भी सॉल्व हो जाएगा। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में एम्पावरिंग रूरल लोकल गवर्नेंस, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी वे में आप आंसर करोगे इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन बताओगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फीचर्स क्या हैं इसके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, ग्राम सभा का क्या रोल रहा है इसमें, की प्रोविजन सिग्निफिकेंस आप इसका बताओगे। फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी सेम लेवल पे आप ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे, इनके इम्पैक्ट बताओगे, बेनिफिट्स बताओगे कि बेसिकली पंचायती राज को ट्रांसफॉर्म करने में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या इम्पैक्ट रहा है, विमेन एम्पावरमेंट के रिलेट करके कि क्या इम्पैक्ट रहा है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो जहाँ पर सिर्फ 73rd अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में पूछा है, विमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में, वहाँ पर आप सिर्फ उतना पार्ट निकाल के एक्सप्लेन कर दोगे। अगर यहाँ पर आपसे दोनों के कंटेक्स्ट में पूछ लिया तो दोनों का कंटेक्स्ट में तो आंसर हम दे ही रहे। चैलेंजेस बताओगे, कंक्लूड कर दोगे इसको। ये आपके सारे क्वेश्चंस
40 साल के उसी पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी आए हैं वो इस सब हेडिंग्स में सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर ग्रास रूट मूवमेंट्स आती हैं, इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन आपका 2 लाइन में होना चाहिए, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मत दो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर क्वेश्चन में ही नहीं पूछा ना डायरेक्ट। तो अपना 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दो जो आपको समझ में आए बेसिकली। और ना लैंग्वेज प्लीज़ सिंपल रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं टेस्ट सीरीज़ में ना लैंग्वेज ऐसी लिख देते हैं कि चेक करने में ऐसा लगता है कि मतलब एग्जामिनर क्या नंबर देगा। गंदी लैंग्वेज या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही ना एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रही। सिंपल लैंग्वेज हर किसी को पसंद आती है, उसका एक रीज़न होता है। एग्जामिनर के ऊपर सीधा आपका ये इम्प्रेशन पड़ता है कि ये बहुत ही इस बंदे को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर आप एक्सप्लेन कर दो कि इस बंदे को आता है, ठीक है ना, आपको चीज़ आती है, आप अच्छे से कन्वे कर पाए। अगर आपने सामने वाले बंदे को कन्वे कर दिया आसानी से अपनी चीज़, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट है, आप अच्छे से उस टॉपिक के बारे में जानते हो। इसी वजह से उतने ही अच्छे से, उतने ही सिंपल शब्दों का यूज़ करके आपने उस टॉपिक के बारे में लिख दिया। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में मत जाना, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में यूज़ करने की नीड नहीं है, उससे आंसर्स ख़राब होता है, इंप्रेशन भी गंदा पड़ जाता है उससे, ठीक है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है डायग्राम यूज़ करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना आंसर अच्छा बनाओगे और पॉइंटर्स थोड़ा सा यूज़ करोगे, सब हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर्ली यूज़ करोगे, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। ये देखते ही पता लगेगा आपको, आप देख के बता सकते हो ना ये चीज़। अभी मान लो इतना टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, आप देख के बता सकते हो ना कि कितना सिस्टमैटिक वे में ये अरेंज्ड है और सिस्टमैटिक वे में आपको ये चीज़ आती है ना, अगर सिर्फ इतना लिखा हो तो। फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो ग्रास रूट मूवमेंट में, 4 तरीके में आप इसकी बात करोगे। बॉटम अप अप्रोच, नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, लोकलाइज इम्पैक्ट, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजिंग एंड मोबिलाइजेशन। देन एग्जाम्पल्स बताओगे ग्रास रूट मूवमेंट का। इसमें विमेन सफरेज मूवमेंट तो काफ़ी हिट रहेगा, और एनवायरमेंटल मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट देखो आजकल तो चल ही रही हैं, तो एग्जांपल्स में अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड कर दोगे, बट ये दोनों बेस्ट प्रिपेयर करके जाना क्योंकि आजकल काफ़ी चलता है। सिविल राइट्स मूवमेंट है, विमेन सफरेज मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, LGBTQ राइट्स मूवमेंट एंड एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, ये सारे आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। फिर चैलेंजेस और लिमिटेशंस बताओगे ग्रास रूट मूवमेंट का, रिसोर्सेज कंस्ट्रेन क्या है, पावर डायनामिक्स, रेजिस्टेंस क्या है, सस्टेनिंग मोमेंटम एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर 2 टॉपिक्स आप और ऐड करके पढ़ोगे। एक तो है गुड गवर्नेंस थ्रू ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सक्सेसेस एंड चैलेंजेस इन ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बताओगे ग्रास रूट मूवमेंट की, जिसमें आप 3 तरीके से इसको डिवाइड करके बताओगे। एक सोशल जस्टिस इक्विटी के कंटेक्स में, फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के कंटेक्स में जो भी आपका क्वेश्चन आया यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा, कंक्लूड कर दोगे आप इसको, ठीक है। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, और कोई आपको इशू हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज़ मेल करके पूछ लो, कॉल करके पूछ लो, ठीक है। तो इसी वे में आपको प्रिपरेशन रखनी है। करंट अफेयर्स कुछ ऐड कर दिए हैं, कुछ करंट अफेयर्स साथ साथ लेक्चर्स में ही चलते हैं, तो वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। यूनिट बाय यूनिट मैं आपको बता ही दूंगी कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको इस वे में प्रिपेयर करनी है कि आपके सारे करंट अफेयर्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ही पर्टिकुलर यूनिट्स रहेंगी करंट अफेयर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि रैंडम करंट अफेयर्स उठा के मत पढ़ना, सिर्फ टॉपिक स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ लेना, ठीक है। उससे क्या होता है, तैयारी बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड रहती है। हम हमेशा अपनी तैयारी ऑर्गेनाइज्ड रखना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, आंसर्स ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, तो इम्पैक्ट भी वैसा पड़ेगा। अगर आप खुद से सेटिस्फाइड रहोगे अपने काम से, अगर आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने पढ़ाई से सेटिस्फाइड रहोगे, अपने आंसर जो भी आपने लिखा है, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है या कुछ भी, अगर आप रैंडम टेस्ट सीरीज़ मत ज्वाइन करना प्लीज़। उसमें क्या होता है, हम एक हवा में तीर चलाने वाली बात हो जाती है ना, मतलब जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना वो उसका क्यों आप बेकार में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है, ऐसे हमें थीसिस कोई नहीं लिखनी, PhD नहीं कर रहे हैं हम इस टॉपिक पर। मेन UPSC का आंसर लिखने के लिए हमें चाहिए बस उतना ही करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बेस बना के अपने आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, जब तक बिल्कुल समझ के रट
के ना चले जाओ आप, बिल्कुल अपना ट्रेडिशनल वे फॉलो करो। जैसे स्कूल कॉलेज में हम लोग याद करते थे, चीज़ों को समझते थे, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठा के लेके आते थे और उसी को सॉल्व कर करके देखते थे और याद करते थे, वही सेम चीज़ अप्रोच यहाँ पर भी चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर नहीं चलेगा, कुछ ऐसे बात है, ठीक है। तो उस वे में आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर करके देखोगे, उसी बेसिस पे अपने आप को रैंक करना, और अगर आप अपने आंसर से सेटिस्फाई हो जाओगे, इसका मतलब एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो, इसका मतलब कोई ना कोई कमी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।